हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो जुड़ी हुई है आरबीआई के साथ। जब आरबीआई के साथ न्यूज़ जुड़ जाए तो वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि हम इस पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूज़ है आपकी कि आरबीआई ने एक और बैंक को बैन कर दिया है। मुंबई की एक बैंक है जिसका अभी मैं जिक्र करूँगा, अब उसको टोटली बैन कर दिया है 6 महीनों के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो आम लोग हैं जिनका पैसा उस बैंक में जमा था, अब उनका पैसा का क्या होगा। क्योंकि हम जैसे लोग, जो आम लोग होते हैं, उनका पैसा अगर किसी बैंक में रखा गया है तो वो इस लिए रखा गया है जिससे वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब बैंक ही बैन हो गई 6 महीने के लिए, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा, कब मिलेगा, कौन बताएगा। क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका जिस बैंक में पैसा जमा हो वो बैंक बैन हो गई हो। जैसा कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, कई बैंक बैन हुई हैं। यस बैंक हुई, सहारा के कुछ केसेस हमने देखे, तो पैसा वहाँ फंसा था और आज भी फंसा हुआ है कई लोगों का, बहुत बहुत पैसा। तो बताइएगा। लेकिन अब न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो फाइनल डिसीजन लिया है आरबीआई ने, बहुत सारी चीज़ों को देख के लिया है और वो चीज़ें क्या हैं, उन मसलों को देखेंगे कि जिनकी वजह से आरबीआई ने डिसीजन लिया। उस बैंक का अगर मैं जिक्र करूं तो उस बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर, आपको बैंक का नाम पता चल गया। उस बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर, तो यहां से उस बैंक का आपको पता चल गया होगा। अब ये बैंक आरबीआई ने 6 महीनों के लिए बैन कर दी है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। ना तो इसमें हम पैसा डाल सकते हैं, ना हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात। ना तो इसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं और ना ही इसमें से अब पैसा 6 महीनों तक निकाल सकते हैं। और इसी वजह से ये बहुत चिंता का सबब बन गया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि बैन के बारे में आरबीआई ने क्या कहा, तो आरबीआई ने कहा कि भाई जो मौजूदा कैश है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी जमाकर्ता को बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से धन निकालने की अनुमति नहीं देगा। क्लियर है ये बात, ये क्लियर कर दिया है उसने अपने स्टेटमेंट में। हालांकि बैंक को ये कुछ सुविधाएं दी गई कि भाई बैंक लोन को जमा राशि के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति दी गई है। दूसरा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि बैंक वेतन, किराया और बिजली बिल, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर सकता है। क्लियर, ये बैंक के लिए आरबीआई का क्या है, स्टेटमेंट है जो कि इस बैंक को आरबीआई ने दिया है। यहां से ये पता चल गया आपको कि भाई क्या क्या अनुमतियां दी गई हैं और किस चीज की अनुमति नहीं दी गई। अब यहां से थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई अब उन ग्राहकों का क्या होगा जिनका पैसा इस बैंक में जमा है। सबसे बड़ी चीज तो उन लोगों के लिए है ना। तो देखो, यहां पे आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक न्यू इंडिया को एक बहुत सीधी सीधी चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अब वो अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। वो भी कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं। अगर ऐसा कभी भी होता है कि जब बैन लगा दिया जाता है और डूब रहा होता है पैसा, तो एक आरबीआई बहुत छूट देती है। छूट क्या कहूं कि एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जिनका पैसा इसमें डूबा होता है। वो क्या है? वो है ऐसा होने पर जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि पर मिल जाएगा। अब यहां पे जिनका पैसा कम है उनका तो चलो मान लेते हैं कि भाई ठीक है, उनको तो हो गया। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा पैसा है, अब उनके लिए क्या? उनके लिए सीधे सीधे है कि अब वो इंतजार करें उस 6 महीने का, उसके बाद देखें कि आरबीआई क्या गाइडलाइन देती है। ये चीज आपको समझनी होगी। दूसरा, ये क्लेम
डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका नाम याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में ज़रूर काम आएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब यस बैंक का केस आपके सामने आया था तो यस बैंक से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? तो इस कॉरपोरेशन का नाम याद रखिएगा, यही आपको क्लेम की गारंटी देता है, यहीं से मसला आपको 5 लाख रुपए का मिलता है, बीमा क्लेम मिलता है। क्लियर है ये चीज़? ये भी पैसा याद रखिएगा कि कितने तक का क्लेम मिलता है, 5 लाख। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो इस बैंक के बारे में आप कुछ बात जान लेते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब इसकी स्थापना हमारे भारतीय ही एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और उनके द्वारा की गई थी। उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो जॉर्ज ने इस बैंक की स्थापना की थी। तो इसके फाउंडर कौन है? हमारे जॉर्ज फर्नांडिस इसके जो फाउंडर हैं वो हैं। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। अब इस बैंक की स्थापना करने का सबसे बड़ा जो मोटिव था वो था जो ट्रेड करते थे लोग, है ना, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन के ही लीडर थे। अब इन्होंने जो ऑटो वाले थे, जो रिक्शा चालक थे, उन लोगों को लोन देने के लिए, उनके पैसे जमा करने के लिए ये बैंक स्टार्ट किया था। तो ये मेनली आज भी मेनली ऑटो रिक्शा वगैरह जो चलाते हैं उनके पैसे इस बैंक में सबसे ज़्यादा हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और इस बैंक की स्थापना कब की गई है? 1968 में इसकी स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये मुंबई में है। इसकी बहुत सारी शाखाएं बाद में चल के इसे हमने बहुराज्यीय बैंक बनते हुए देखा, उससे पहले इसको शेड्यूल होते हुए देखा। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो बैंक है वो 1990 में ये शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त कर लिया था, और 1999 में इसे बहुराज्यीय बैंक का भी दर्जा मिल गया। बाकी के पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें ऑटो रिक्शा चालक वगैरह का ज़्यादा पैसा जमा है, एक आम आदमी का पैसा इसमें ज़्यादा जमा है। क्लियर है ये बात? तो आम आदमी का पैसा इस बैंक में ज़्यादा है, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? ये चीज़ समझनी होगी। एक चीज़ और समझनी होगी आपको कि इस बैंक का पहले नाम कुछ और था। वो नाम क्या था? द बॉम्बे लेबर कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस किस चीज़ के नेता थे? वो लेबर के नेता थे, वो जो मजदूर यूनियन होती हैं उनके नेता थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बैंक का नाम भी उसी नाम की तर्ज पे रखा। क्लियर है? आज की डेट में इसकी 30 शाखाओं से भी मतलब अप्रॉक्स 30 शाखाओं के करीब इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था आरबीआई के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो आप सभी को पता है 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर डेट की भी बात करूं तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अगर आरबीआई का रोल बताने पे आया जाए तो आरबीआई बैंकों का बैंकर है। क्या है? बैंकों का बैंकर है। ये बात समझनी होगी। ये हमारी केंद्र सरकार का भी बैंकर है, ये भी समझना होगा। क्लियर है ये बात? बैंकों का बैंकर और हमारी सरकार का बैंकर भी इसे ही कहा जाता है। तो सरकार का बैंकर भी यही बैंक है। क्लियर हुई ये बात? दूसरी चीज़ अगर मैं यहीं से बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका मुद्रा को जारी करना और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। क्लियर? इसके काम क्या है? इसके काम है, एक तो ये मुद्रा जारी करता है, मुद्रा जारी करना, बाकी दूसरा जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये दोनों सबसे बड़े इसके काम दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़, जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना का जो पहले इसका हेड ऑफिस था वो कलकत्ता में था। कहाँ पे था? कलकत्ता में था। बाद में इस कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया।
क्लियर। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया भाई? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये पूछा भी जा सकता है कि भाई इसका हेड ऑफिस आज की डेट में कहाँ पे है। तो मुंबई इसका आज करंट में इसका हेड ऑफिस दिखाई देता है। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब यहाँ से आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? और उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपका पैसा किसी बैंक में फंस गया है जिसके लिए आप परेशान होकर बैंकों के चक्कर काटते रहे हो और आपको पैसा ना मिला हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।